नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे विद्यार्थी जो एमजेपीआरयू बरेली विश्वविद्यालय के हैं, 30 जून को उनकी परीक्षा लगी हुई है अनिवार्य प्रश्न पत्र की, तो उसका मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। दोस्तों, सेमेस्टर 6 में जो आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है यानी कि को करिकुलर कोर्स है, उसका पेपर टाइटल है संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास यानी कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो आज उससे संबंधित हम आप सबके लिए 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी के लिए ये वीडियो रामबाण होगी। 100% जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो हमारी इस वीडियो से आएंगे। तो दोस्तों, आप चाहे बीएससी में हो, चाहे आप बीए के स्टूडेंट हो या बीकॉम के स्टूडेंट हो, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी ये क्लास। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और सॉल्व करते हैं इस मॉडल सॉल्व पेपर को। पहला प्रश्न है कि व्यक्तित्व में क्या शामिल है, आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखेंगे, व्यक्तित्व में विचार, भावनाएं और व्यवहार सम्मिलित होते हैं, इसलिए आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कारक व्यक्तित्व विकास में योगदान नहीं देता है। तो यहां पर पूछा गया कि योगदान नहीं देता है। अगर पूछा जाता कि कौन सा कारक व्यक्तित्व विकास में योगदान देता है, तो उसमें पहला हो जाता आनुवांशिक कारक, दूसरा हो जाता पर्यावरणीय अनुभव, तीसरा हो जाता व्यक्तिगत विकल्प। ठीक है, ये तीनों योगदान देते हैं, लेकिन इसमें सामाजिक स्थिति, सामाजिक आर्थिक स्थिति ये योगदान नहीं देती थी। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा क्या गया था कि कौन सा कारक व्यक्तित्व विकास में योगदान नहीं देता है, तो आप लगाएंगे उत्तर सामाजिक आर्थिक स्थिति। ये उत्तर जो है ये योगदान नहीं देती, इसलिए ऑप्शन सी आपका इसमें सही उत्तर आपका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि व्यक्तित्व पैटर्न की अस्थायी प्रकृति क्या है। तो दोस्तों इसमें ध्यान रखेंगे, व्यक्तित्व पैटर्न की जो अस्थायी प्रकृति है वो है अस्थायी। ठीक है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका कि व्यक्तिगत के अनुसार, माफ कीजिएगा, व्यक्तित्व के अनुसार व्यक्ति दुनिया के साथ कैसे बातचीत करते हैं। पहला ऑप्शन है उदासीनता से, या दूसरा है कि सामाजिक मानदंडों के आधार पर, विशिष्ट रूप से, या फिर अनुमानतः। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विशिष्ट रूप से। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट उत्तर है। अगला है कि किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक स्वरूप को क्या आकार देता है। पहला ऑप्शन अगर देखें तो इसमें दिया गया केवल अनुवांशिक कारक, केवल पर्यावरणीय अनुभव, या फिर केवल व्यक्तिगत विकल्प। या ऑप्शन डी कह रहा है कि अनुवांशिक कारक, पर्यावरणीय अनुभव और व्यक्तित्व विकल्प, ये इसमें तीनों इंक्लूड है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही उत्तर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि कौन सा व्यक्तित्व का घटक नहीं है। इसमें से व्यक्तित्व का घटक पूछा गया कि कौन सा नहीं है। अगर ऑप्शन ए को देखें तो इसमें दिया गया लक्षण, बी दिया गया कौशल, सी है दृष्टिकोण और डी दिया गया है गुण। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा कि इनमें से जो व्यक्तित्व है उसका घटक नहीं है। तो इसमें से देखिए कौशल, अगर आपके अंदर दृष्टिकोण है, गुण है, लक्षण है, तो एक यहाँ पर आपका व्यक्तिगत घटक है, लेकिन कौशल इसके अंतर्गत नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन बी इसमें आपका राइट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसमें ध्यान रखेंगे, पहला ऑप्शन है अनुरूपता, एकरूपता, विशिष्टता, या फिर मानकीकरण। तो करेक्ट उत्तर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, विशिष्टता। इनमें से विशिष्टता सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशिष्टता का सबसे अच्छा वर्णन जो करता है वो इसकी विशिष्टता, यानी कि उस विशिष्टता मतलब होता है कि आपके अंदर जो विशेषता है वही सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए सी आंसर इसमें करेक्ट उत्तर है। अगला है कि व्यक्तित्व विकास में कौन से प्रभाव किसी के नियंत्रण के परे होते हैं। पहला है अनुवांशिक कारक, पर्यावरणीय अनुभव, या फिर दूसरा है कि व्यक्तित्व विकल्प, या डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से दोस्तों ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तित्व विकास में इनमें से अनुवांशिक कारक किसी के नियंत्रण से परे होते हैं, इसलिए आंसर ए लगाएंगे आप, करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द व्यक्तित्व लक्षण की अस्थायी प्रकृति को दर्शाता है। व्यक्तित्व लक्षण की अस्थायी प्रकृति को उनमें से कौन सा दर्शाता है ये आपको बताना है। तो इसमें से ध्यान रखेंगे, जो आपका सहनशीलता है यही आपके किसी भी व्यक्तित्व के लक्षणों की अस्थायी प्रकृति को दर्शाता है, इसलिए आंसर सी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि व्यक्तित्व में अनुवांशिकी, पर्यावरण और
विकल्पों की परस्पर क्रिया को क्या कहा जाता है? पहला हम अगर देखें तो इसमें दिया गया है कि व्यक्तित्व विरोधाभास, मनोवैज्ञानिक संश्लेषण, और सी दिया गया व्यक्तित्व संगम, डी दिया गया है त्रियादिक अंतःक्रिया। तो याद रखेंगे व्यक्तित्व में पर्यावरण और विकल्पों की परस्पर क्रिया को जो कहा जाता है वो कहा जाता है दोस्तों व्यक्तित्व संगम कहा जाता है। इसलिए आंसर सी आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि बिग 5 व्यक्तित्व मॉडल में क्या शामिल है? तो बिग 5 व्यक्तित्व के मॉडल में जो सम्मिलित है दोस्तों वो है 5 लक्षण। ठीक है, 5 लक्षण इसमें से सम्मिलित हैं, इसलिए आंसर लगाएंगे आप ऑप्शन नंबर बी पर। अगला है कौन सा गुण कल्पनाशील, जिज्ञासु और नए अनुभव के लिए खुला होने से जुड़ा है? तो इनमें से कौन जुड़ा है भैया, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे इसमें से खुलापन आपका इंक्लूड होगा। आंसर सी लगाएंगे आप सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें है दोस्तों पूछा गया था कि कर्तव्यनिष्ठा में उच्च लोगों के होने की संभावना है। तो कर्तव्यनिष्ठा में उच्च लोगों के होने की जो संभावना अधिक होती है वो क्या होती है? याद रखेंगे आप कि उसमें संगठित और जिम्मेदार होता है। ठीक है, कर्तव्यनिष्ठ में उच्च लोगों की जो संभावना होती है वो संगठित और जिम्मेदारी होती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बिग 5 मॉडल में न्यूरोलॉजिस्ट क्या मापता है? जो बिग 5 मॉडल है तो इसमें जो न्यूरोलॉजिस्ट होता है वो क्या मापता है? तो उसमें ध्यान रखेंगे भावनात्मक स्थिरता बनाम अस्थिरता को न्यूरोलॉजिस्ट मापता है बिग 5 मॉडल में। इसलिए आंसर नंबर आपका ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा गुण दर्शाता है कि कोई व्यक्ति कितना भरोसेमंद और उच्च उन्मुख है? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। इनमें से बताना है कि कौन सा गुण दर्शाता है कि कोई व्यक्ति कितना भरोसेमंद और उच्च लक्षण उन्मुख है। ठीक है, तो याद रखेंगे इनमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपके अंदर कर्तव्यनिष्ठता है या किसी भी व्यक्ति के अंदर कर्तव्यनिष्ठता है तो वो व्यक्ति भरोसेमंद और उच्च उन्मुख व्यक्ति के गुण को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दिया गया है कि उच्च बहिर्मुखता की विशेषता वाला व्यक्ति होने की संभावना इनमें से है। चलिए बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ध्यान रखेंगे इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, यहाँ पर बी सही है कि आउटगोइंग और सामाजिकता वाला जो व्यक्ति होता है वो उच्च बहिर्मुखता की विशेषता वाला व्यक्ति होता है। इसलिए बी आंसर इसमें आपका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि सहमति का संबंध है। तो सहमति का जो संबंध है वो किससे है? सहमति का संबंध करुणा और सहयोग से होता है। इसलिए आंसर लगाएंगे आप करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखेंगे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा 5 बड़े व्यक्तित्व लक्षणों में से एक नहीं है? इसमें 5 व्यक्तित्व के लक्षण दिए गए हैं और बताना है आपको कि 5 बड़े व्यक्तित्व लक्षण में से इनमें से कौन सा नहीं है। तो इनमें से सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि वो 5 जो लक्षण है वो कौन से हैं। ठीक है, तो 5 बड़े लक्षण में कौन कौन सा आता है इसको हम यहाँ पर समझेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे। तो इनमें से पहला हो जाएगा आपका सहमतता, दूसरा है ईमानदारी, तीसरा है खुलापन। ये 3 लक्षण हैं, लेकिन वे सत्यनिष्ठता जो है वो 5 बड़े व्यक्तित्व लक्षण के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए डी आंसर इसमें से आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि कम न्यूरोलॉजिज्म वाले व्यक्तियों में इसकी संभावना अधिक होती है। तो कम जो न्यूरोलॉजिस्ट वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें जो संभावना होती है वो खुलापन, भावनात्मक स्थिरता के रूप होती है। ठीक है, कम न्यूरोलॉजिज्म वाले व्यक्ति की जो संभावना अधिक होती है वो भावनात्मक रूप से स्थिर होती है। इसलिए आंसर नंबर ए इसमें आपका राइट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि बिग 5 मॉडल में संक्षिप्त नाम ओशियन का अर्थ क्या है? ओशियन का पूछा गया इसमें से कि अर्थ क्या है। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है खुलापन, कर्तव्यनिष्ठता, बहिर्मुखता, सहमतता और मनोविक्षिप्तता। इसमें से सी आंसर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जब भी ओशियन OCN, ठीक है, EAN,
तो इसमें से खुलापन, कर्तव्यनिष्ठता, बहिर्मुखता, सहमतता और एन का मतलब मनोविक्षुब्धता, ये 3 इसमें आपके जो हैं 5 इंक्लूड हैं। तो बिग फायर मॉडल में संक्षिप्त नाम आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत बार ये पूछा जा चुका है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है कि विचार, भावना और व्यवहार के अस्थायी पैटर्न क्या है जो व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। इनमें से आपका जो करेक्ट उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर हम देखें कि जो आपका दिया गया है क्वेश्चन, तो एक बार पुनः पढ़ने का प्रयास करेंगे कि विचार, भावना और व्यवहार के अस्थायी पैटर्न क्या है जो व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। तो व्यक्तित्व का जो निर्माण करता है वो करता है व्यक्तित्व लक्षण करता है। ठीक है, व्यक्तित्व लक्षण में से सही उत्तर आपका है। अगला है व्यक्तित्व के किस घटक में अवलोकनीय क्रियाएं शामिल होती हैं। तो व्यक्तित्व के अगर हम देखें तो इसमें घटक का नाम आपको बताना है। तो घटक में आपका हो जाएगा व्यवहार, व्यवहार भी एक घटक के अंतर्गत आता है। तो व्यक्तित्व के व्यवहार घटक में अवलोकनीय क्रिया सम्मिलित होती हैं, इसलिए आंसर डी आपका इसमें राइट उत्तर होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है दोस्तों कि आमने सामने साक्षात्कार की प्राथमिक विशेषता क्या है। जल्दी से बताने का सभी लोग प्रयास करेंगे। आमने सामने साक्षात्कार की प्राथमिक विशेषता क्या है, इसमें प्राथमिक विशेषता आपको बतानी है। तो यहाँ पर पहला दिया गया ऑप्शन कि दूरस्थ संचार या प्रत्यक्ष व्यक्तिगत बातचीत या पूर्व निर्धारित प्रश्न या रिकॉर्ड की गई प्रतिक्रिया। तो सही उत्तर इनमें से कौन सा हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत बातचीत। आमने सामने साक्षात्कार की जो प्राथमिक विशेषता होती है वो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत बातचीत होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया कि टेलीफोनिक साक्षात्कार को अन्य प्रकारों से क्या अलग करता है। ठीक है, पहला है संरक्षित प्रश्न, फोन के माध्यम से दूरस्थ संचार या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या साक्षात्कारकर्ताओं का पैनल। तो ध्यान रखेंगे टेलीफोनिक साक्षात्कार को अन्य प्रकारों से जो अलग करता है वो है फोन के माध्यम से दूरस्थ संचार। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार का साक्षात्कार केवल मौखिक संचार पर निर्भर करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मौखिक संचार, अमौखिक संचार, टेलीफोनिक संचार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संचार, ये सभी पूछे जाएंगे पेपर में, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। चलिए, किस प्रकार का साक्षात्कार पूछा गया था कि केवल मौखिक संचार पर निर्भर करता है। तो मौखिक संचार पर कौन सा निर्भर करता है ये आपको बताना है। पहला है आमने सामने साक्षात्कार, बी है टेलीफोनिक साक्षात्कार, सी ऑप्शन है वीडियो साक्षात्कार और डी दिया गया पैनल साक्षात्कार। तो इनमें याद रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा जो करेक्ट, तीसरे का बी सही है, यानी कि टेलीफोनिक साक्षात्कार। ये टेलीफोनिक साक्षात्कार केवल मौखिक संचार पर निर्भर करता है। ठीक है, बी आंसर आप लगाएंगे। मौखिक संचार का इसलिए क्योंकि अगर आप आमने सामने बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, तो अब टेलीफोन के माध्यम से आप अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती तो उसमें आप रूप के अकॉर्डिंग या वेशभूषा के अकॉर्डिंग आप संचार कर सकते थे या सांकेतिक भाषा के रूप में आप बात कर सकते थे। लेकिन जब आप टेलीफोनिक का साक्षात्कार करेंगे तो केवल और केवल आपका मौखिक संचार इस पर निर्भर करता है। तो बी आंसर लगाएंगे सही उत्तर। अगला है कि वीडियो साक्षात्कार की एक सामान्य विशेषता क्या है। जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा भाई कि वीडियो साक्षात्कार की एक जो है सामान्य विशेषता क्या है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो सामान्य विशेषता है वो है रिकॉर्ड की गई प्रतिक्रियाएं। रिकॉर्ड की गई प्रतिक्रिया हमें वीडियो साक्षात्कार की एक सामान्य विशेषता लगी, इसलिए आंसर नंबर सी आपका यहाँ पर राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक संरक्षित साक्षात्कार में इसे असंरक्षित साक्षात्कार से क्या अलग करता है। ठीक है, क्या अलग करता है ये आपको यहाँ पर बताना है। पहला है प्रश्नों में लचीलापन, ठीक है। दूसरा दिया गया प्रत्यक्ष व्यक्तिगत बातचीत, सी है पूर्व निर्धारित प्रश्न और डी दिया गया दूरस्थ संचार। तो इसमें सही उत्तर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूर्व निर्धारित प्रश्न। एक संरक्षित साक्षात्कार में इसे असंरक्षित साक्षात्कार से अलग करता है क्योंकि वहां पर पूर्व निर्धारित प्रश्न होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी लगाएंगे आप सही उत्तर। अगला है दोस्तों कि किस प्रकार का साक्षात्कार एकाधिक साक्षात्कारकर्ताओं को भाग लेने की अनुमति देता है। पहला है आमने सामने साक्षात्कार,
दूसरा दिया गया टेलीफोनिक साक्षात्कार, पैनल साक्षात्कार या फिर वीडियो साक्षात्कार। तो याद रखेंगे इनमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें है पैनल साक्षात्कार। पैनल साक्षात्कार एक प्रकार का ऐसा साक्षात्कार है जिसमें एकाधिक साक्षात्कारताओं के साथ भाग लेने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। टेलीफोनिक साक्षात्कार प्राथमिक पूछा गया है, टेलीफोनिक साक्षात्कार का प्राथमिक लाभ क्या है? पहला है कि रिकॉर्ड की गई प्रतिक्रियाएं या प्रत्यक्ष व्यक्तिगत बातचीत, लागत प्रभावी, या ऑप्शन डी कह रहा है कि संरक्षित प्रश्न। तो याद रखेंगे दोस्तों, टेलीफोनिक साक्षात्कार का जो प्राथमिक लाभ है वो है आपका लागत प्रभावी। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो साक्षात्कार का प्राथमिक नुकसान क्या है? वीडियो साक्षात्कार का प्राथमिक नुकसान, पहला है रिकॉर्ड की गई प्रतिक्रिया या दृश्य संकेतों का अभाव या प्रत्यक्ष व्यक्तिगत बातचीत, या ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कि दूरस्थ संचार। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, वीडियो साक्षात्कार का जो प्राथमिक नुकसान है वो है दृश्य संकेतों का अभाव। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पूछा गया था कि किस प्रकार का साक्षात्कार आमने सामने और टेलीफोनिक साक्षात्कार दोनों के पहलुओं को जोड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो इनमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि संरक्षित साक्षात्कार, बी है असंरक्षित साक्षात्कार, और सी दिया गया है इसमें, जिनमें कह रहा है कि सी ऑप्शन है कि वीडियो साक्षात्कार, और डी है पैनल साक्षात्कार। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, वीडियो साक्षात्कार। ठीक है, वीडियो साक्षात्कार आमने सामने और टेलीफोनिक साक्षात्कार दोनों के पहलुओं को जोड़ता है, इसलिए आंसर हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिकॉर्ड किए गए वीडियो साक्षात्कार में, ठीक है, रिकॉर्ड किए गए वीडियो साक्षात्कार में प्रक्रिया के दौरान, साक्षात्कार प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? पहला है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत बातचीत, बी है कि प्रश्न पूर्व निर्धारित है और प्रतिक्रिया दर्ज की जाती है। तो ऐसा इसमें कब होता है? जब रिकॉर्ड किए गए वीडियो साक्षात्कार में साक्षात्कार प्रक्रिया के दौरान जो होता है वो पूर्व निर्धारित प्रश्न होता है और प्रतिक्रिया वहाँ पर दर्ज की जाती है, इसलिए बी आंसर लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है इंटरनेट के दौरान अपने अनुभव पर चर्चा करना क्यों जरूरी है? जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा कि इंटरनेट के दौरान अपने अनुभव पर चर्चा करना क्यों जरूरी है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों कि अपने कौशल को प्रदर्शित करने के लिए और भूमिका के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं, ये इंटरनेट के दौरान अपने अनुभव पर चर्चा करने इसलिए ज़रूरी है, इसलिए ऑप्शन सी आप लगाएंगे यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया है दोस्तों कि साक्षात्कार से पहले किस कंपनी पर शोध करते समय आपको क्या नहीं करना चाहिए? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा कि साक्षात्कार के पहले किसी कंपनी पर शोध करते समय आपको क्या नहीं करना चाहिए। पहला है कंपनी के मिशन और मूल्यों के बारे में सीखना, दूसरा है कि हाल की खबरों या प्रेस विज्ञप्तियों का अध्ययन करना, या फिर कंपनी के स्पर्धाओं को समझना, कंपनी की ऑनलाइन उपस्थिति को नज़रअंदाज करना। तो आपको सबसे पहले इसमें पूछा गया है कि कंपनी का शोध करते समय आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको नहीं करना चाहिए कंपनी के मिशन और मूल्यों के बारे में सीखना। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप सामान्य साक्षात्कार प्रश्नों के प्रभावी ढंग से कैसे संभल सकते हैं? पहला है आंख मिलाने से बचना, बी अगर ऑप्शन देखें ऑप्शन नंबर बी है कि लंबी अशब्द प्रतिक्रिया प्रदान करना, सी दिया गया है कि संक्षिप्त होना और प्रासंगिक अनुभव को प्रदर्शित करना, डी दिया गया है सामान्य उत्तर को याद रखना। तो याद रखेंगे दोस्तों इनमें से ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर है, कंपनी माफ कीजिएगा, संक्षिप्त होना और प्रासंगिक अनुभव को प्रदर्शित करना। अपने आप अगर सामान्य साक्षात्कार प्रश्नों के प्रभावी ढंग से संभाल सकते हैं तो इसमें आपको संक्षिप्त होना, प्रासंगिक होना, इन सब से बचना चाहिए। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि कंपनी के मूल्यों के अनुरूप प्रतिक्रिया तैयार करने का उद्देश्य क्या होता है? तो याद रखेंगे दोस्तों इनमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा
वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंपनी संस्कृति के साथ तालमेल प्रदर्शित करना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आप अपनी साक्षात्कार की तैयारी को और अधिक प्रभावी कैसे बना सकते हैं? पहला दिया गया कंपनी पर किसी भी शोध से बचना, या केवल तकनीकी कौशल पर ध्यान केंद्रित करना, या मित्र का आकाओं से प्रतिक्रिया मांगना। मित्र या कोई आका यानी कि आपका दोस्त है तो उससे उसकी प्रतिक्रिया मांगना, यानी कि कैसे उस कंपनी में कार्य कर रहा है तो उसमें वो कंपनी कैसी है उसके बारे में उससे जानना। ये एक सामान्य लिपि को याद रखना, यानी कि उस कंपनी के सामान्य लिपि को याद रखना। तो क्या ये एक आपके साक्षात्कार में और अधिक प्रभावी डाल सकता है, ये आपको बताना था। तो दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मित्र या आकाओं से प्रतिक्रिया मांगना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि बायोडाटा बनाते समय आपको क्या प्राथमिकता देनी चाहिए, बताना है आपको उत्तर। तो बायोडाटा बनाते समय आपको जो प्राथमिकता देनी चाहिए वो देनी चाहिए प्रासंगिक कौशल और अनुभव पर प्रकाश डालना, इसलिए ऑप्शन बी इसमें आपका राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आप जिस नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं उसके अनुरूप अपना बायोडाटा तैयार करना क्यों महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब आप किसी भी नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हों तो उसके अनुरूप आपका बायोडाटा करना महत्वपूर्ण क्यों होता है, क्योंकि आप अपने अनूठे अनुभव का उजागर कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर सी उत्तर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि पेशेवर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशेवर बायोडाटा के लिए कौन सा प्रारूप अनुशासित है। तो पेशेवर बायोडाटा के लिए इनमें जो प्रारूप अनुशासित है वो इनमें से कौन सा हो जाएगा, वो इनमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एक स्वच्छ और पेशेवर लेआउट। ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको अपने कार्य अनुभव को बायोडाटा में प्रस्तुत करना चाहिए, ये आपको बताना है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा कि आपको अपने कार्य अनुभव को बायोडाटा में कैसे प्रस्तुत करना चाहिए। तो इनमें से पहला ऑप्शन दिया गया है कि आपके द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य को सूचीबद्ध करना। बी है केवल नौकरी के शीर्षकों पर ध्यान देना, या प्रमुख उपलब्धियों और जिम्मेदारियों पर प्रकाश डालना, या फिर अस्पष्ट भाषा का प्रयोग करना। तो 34 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रमुख उपलब्धियों और जिम्मेदारियों पर प्रकाश डालना। ठीक है, ये आपका सही उत्तर है। पूछा गया था कि आपको अपने कार्य अनुभव को बायोडाटा में कैसे प्रस्तुत करना चाहिए, तो आपको प्रस्तुत करना चाहिए जो आपकी प्रमुख उपलब्धियां हैं और जिम्मेदारी है उन पर आप प्रकाश डालें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बायोडाटा को संक्षिप्त रखने का उद्देश्य क्या है। बायोडाटा को संक्षिप्त रखने का उद्देश्य यहाँ पर पूछा गया है कि क्या है। तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मुख्य जानकारी आसानी से पचने योग्य है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है कि पेशेवर ऑनलाइन उपस्थिति बनाए रखने के लिंक्डइन शिष्टाचार का एक प्रमुख पहलू क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे इसमें सही उत्तर जो आपका है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि एक संक्षिप्त संदेशों के साथ कनेक्शन अनुरोधों को अनुकूलित करना, यानी कि पेशेवर ऑनलाइन उपस्थिति बनाए रखने के लिए लिंक्डइन शिष्टाचार का एक प्रमुख पहलू क्या है। तो यह पहलू है कि एक संक्षिप्त संदेश के साथ कनेक्शन अनुरोधों को अनुकूलित करना। ठीक है, तो डी आंसर लगाएंगे आप सही उत्तर। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन है कि लिंक्डइन पर दूसरों के साथ जुड़ने के लिए अनुशासित अभ्यास क्या है। तो अनुशासित अभ्यास आपको बताना है। तो इनमें से याद रखेंगे भैया कि जो अनुशासित आभास है वो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका सार्थक बातचीत। सार्थक बातचीत आपका इंपॉर्टेंट होगा। ऑप्शन सी इसमें से आपका सही आंसर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने आप लिंक्डइन प्रोफाइल की व्यावसायिकता को कैसे बढ़ा सकते हैं। अपने आप अगर हम कहें तो लिंक्डइन की व्यावसायिकता को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि आप अपनी प्रोफाइल को जब कंप्लीट करेंगे और लोगों के साथ शेयर करेंगे तो आप अपनी व्यावसायिकता को बढ़ा सकते हैं। इसलिए आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट उत्तर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंक्डइन पर कनेक्शन अनुरोध भेजते समय किस सामान्य गलती से बचना चाहिए। यहाँ पर है कि किस सामान्य गलती से आपको बचना चाहिए। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्य संदेशों का उपयोग करना। लिंक्डइन पर कनेक्शन अनुरोध भेजते समय हमें जो सामान्य गलती से बचना है वो है सामान्य संदेशों का उपयोग करना। ठीक है, सी आंसर लगाएंगे आप सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंक्डइन पर सिफारिशें मांगते समय आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आप ध्यान रखें, लिंक्डइन पर अगर आप सिफारिश मांग रहे हैं तो आपको सामान्य जो बातें, जो सामान्य सिफारिशें हैं उनमें आपको क्या करना है, यानी कि इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका बी, क्योंकि ऑप्शन बी अगर देखें कि प्रयुक्त उपयुक्त होने पर सिफारिशों का अनुरोध करें, तो लिंक्डइन पर जब सिफारिश मांगते समय आपको करना चाहिए कि उपयुक्त होने पर जो सिफारिशों हैं उनका अनुरोध आप यहाँ पर करें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि समूह चर्चा का प्राथमिक उद्देश्य। समूह चर्चा का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखेंगे, समूह चर्चा का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो होता है सहयोगात्मक अन्वेषण और चर्चा। ऑप्शन सी इसमें से आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समूह चर्चा में सक्रिय रूप से सुनना क्यों महत्वपूर्ण है। तो समूह चर्चा में सक्रिय रूप से सुनना इसलिए अनिवार्य होता है क्योंकि आप विचारों के रचनात्मक आदान प्रदान को प्रोत्साहित कर सकें। ऑप्शन सी इसमें से आपका राइट उत्तर होगा। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समूह चर्चा में मॉडरेटर की क्या भूमिका होती है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा, समूह चर्चा में जो मॉडरेटर हैं इनकी क्या भूमिका होती है। पहला दिया गया है इसमें कि बातचीत पर हावी होना। बी ऑप्शन है कि यह सुनिश्चित करना कि सभी को बोलने का मौका मिले और सम्मानजनक माहौल बना रहे। तीसरा है कि पूरी चर्चा के दौरान निष्क्रिय बने। और डी ऑप्शन है कि प्रतिभागियों के योगदान को नज़रअंदाज करना। तो क्वेश्चन नंबर 43 में जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि यह सुनिश्चित करना कि सभी को बोलने का मौका मिले और सम्मानजनक माहौल बना रहे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समूह चर्चा में टर्न टेकिंग क्यों महत्वपूर्ण है। टर्न टेकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला अगर ऑप्शन देखें तो दिया गया है कि कुछ व्यक्तियों के प्रभुत्व को बढ़ावा देना। क्या ये समूह चर्चा में टर्न टेकिंग महत्वपूर्ण है इसलिए। या बी दिया गया कि भागीदारी को हतोत्साहित करना या समय पर प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना और समान भागीदार सुनिश्चित करना। डी ऑप्शन है कि यादृच्छिक रुकावटों को प्रोत्साहित करने के लिए। तो इनमें से 44 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना और समान भागीदार सुनिश्चित करना। यही टर्न टेकिंग, ये समूह चर्चा में टर्न टेकिंग जो महत्वपूर्ण है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप समय पर प्रभावी ढंग से प्रबंधन करें और समान भागीदार सुनिश्चित करें। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट उत्तर होगा। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभावी समूह चर्चा का मुख्य लाभ। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा, प्रभावी समूह चर्चा का जो मुख्य लाभ है वो क्या है। तो याद रखेंगे इनमें से कि जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनमें से ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। संचार कौशल, आलोचनात्मक और सोच और टीम के वर्क को बढ़ाना, ये प्रभावी समूह चर्चा का मुख्य लाभ है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समूह चर्चा की प्रक्रिया में प्रारंभिक चरण क्या है। समूह चर्चा में चर्चा की जो प्रक्रिया में प्रारंभिक चरण है वो क्या है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो सही उत्तर दोस्तों हो जाएंगे इनमें से 46 नंबर क्वेश्चन है और इसमें जो नंबर है क्वेश्चन नंबर की जो है नंबरिंग नहीं की गई है। तो याद रखेंगे कि समूह चर्चा की प्रारंभिक प्रक्रिया जो है इनमें जो प्रारंभिक चरण होता है वो चरण इनमें से आपका हो जाएगा परिचय। ठीक है, इसमें से परिचय आप लगाएंगे सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, समूह चर्चा में पहले एक संक्षिप्त ब्रीफिंग क्यों आवश्यक है। संक्षिप्त ब्रीफिंग आपको इनमें से पूछा गया कि क्यों आवश्यक है, ये आपको बताना है। तो आवश्यक इसलिए हो जाती है संक्षिप्त चर्चा में, ठीक है, समूह चर्चा में एक संक्षिप्त ब्रीफिंग इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप
नियम और अपेक्षाएं प्रदान कर सके, इसलिए आंसर नंबर बी आप लगाएंगे इसमें सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समूह चर्चा में तैयारी के समय का उद्देश्य क्या है। तो समूह चर्चा में तैयारी का जो समय का उद्देश्य है वो पहला तो है कि सक्रिय भागीदार को हतोत्साहित करना, बी ऑप्शन दिया गया है कि समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना, और तीसरा दिया गया है कि बात आपका विषय पर विकसित एकत्रित करना। तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें से सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि समूह चर्चा में सक्रिय भागीदारी शब्द का अर्थ क्या है, बताना है आपको। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसमें जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुकावटों को बढ़ावा देना। ये समूह चर्चा में सक्रिय भागीदारी शब्द का अर्थ होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, समूह चर्चा के दौरान मॉडरेट कब उप विषयों का परिचय दे सकता है। तो समूह चर्चा के दौरान जो मॉडरेटर होता है वो उप विषयों का जो परिचय देना होता है वो कब देता है, बातचीत पर जब हावी हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप डी लगाएंगे इसमें सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों कि समूह चर्चा में विपरीत विचारों को नज़रअंदाज करने या खारिज करने का क्या प्रभाव पड़ता है। पहला है कि विविध दृष्टिकोण, बी है आपका संभावित संसाधनों की खोज, और सी दिया गया स्पष्टता में कमी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। अगला देखेंगे, समूह चर्चा में खराब गैर मौखिक संचार का उदाहरण क्या है, ये आपको बताना है। तो समूह चर्चा में गैर मौखिक संचार का जो उदाहरण है दोस्तों वो है नकारात्मक शारीरिक भाषा, इसलिए आप सही उत्तर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी पर। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रतिभागी समूह चर्चा के लिए बिना तैयारी के आते हैं तो क्या त्रुटि होती है, ये आपको यहाँ पर बतानी है। तो इनमें से जो त्रुटि होती है दोस्तों वो होती है तैयारी का अभाव। जब आपके पास तैयारी का अभाव होता है तो आप में समूह चर्चा में आपको दिक्कत आती है। तो ऑप्शन सी लगाएंगे आप सही उत्तर। अगर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 73। तो क्वेश्चन नंबर 73 या देखें, समूह चर्चा में मुख्य बिंदुओं को समय समय पर संरक्षित करना क्यों महत्वपूर्ण है। समय समय पर संरक्षित करना महत्वपूर्ण क्यों है। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप बेहतर स्पष्टता आपके अंदर आ सके। ऑप्शन ए में से आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समूह चर्चा में अंतर्मुखी प्रतिभागियों को अपने दृष्टिकोण साझा करने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करने का क्या परिणाम होता है। तो इसका जो परिणाम होता है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा उत्पादकता में कमी। ठीक है, उत्पादकता में कमी आपका सही उत्तर होगा। समूह चर्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समूह चर्चा में प्रभावी संयम की क्या भूमिका होती है। तो यहाँ पर आपको भूमिका बतानी है। तो याद रखेंगे दोस्तों, समूह चर्चा में प्रभावी संयम की जो भूमिका होती है समय का प्रबंधन करना और विघटनकारी व्यवहार को संबोधित करना। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समूह चर्चा में अंतर्मुखी लोगों को नज़रअंदाज करने की क्या गलती होती है। गलती क्या होती है। तो इनमें जो गलती होती है वो होती है कि चर्चा में अंतर्मुखी प्रतिभागियों को सम्मिलित करने में असफल होना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समूह चर्चा के संदर्भ में संरक्षित संचार का तात्पर्य क्या है। तो इसका जो तात्पर्य होता है संचार के लिए एक संगठित और नियोजित दृष्टिकोण को अपनाना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव व्यवहार में कौन से कारक योगदान करते हैं। तो याद रखेंगे कि मानव व्यवहार में जो कारक योगदान करते हैं वो है आनुवांशिक और पर्यावरणीय। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जिसमें पूछा गया है कि मानव व्यवहार में शामिल है। तो मानव व्यवहार में क्या शामिल होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, मानव व्यवहार में कार्य, विचार और भावनाएं ये तीनों इंक्लूड होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत व्यवहार को आकार देने में क्या भूमिका निभाता है। तो व्यक्तिगत व्यवहार को आकार देने में जो भूमिका निभाता है वो निभाता है पर्यावरण और व्यक्तिगत अनुभव, ये दोनों इनमें इंक्लूड हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया था केवल आनुवांशिक, तो इसमें होगा नहीं। पर्यावरण और व्यक्तिगत अनुभव ये दोनों निभाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर आप लगाएंगे। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम, तो अगला क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक एवं सामाजिक कारक प्रभावित करते हैं। तो सांस्कृतिक और सामाजिक कारक जो प्रभावित करते हैं वो मानव व्यवहार को प्रभावित करते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुवांशिकी पर्यावरण और अनुभव की परस्पर क्रिया मानव व्यवहार को समझाती है। तो मानव व्यवहार को जो समझाती है वो है कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें पूछा गया है कि प्रेरणाएं संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं और सामाजिक मानदंड प्रभाव डालते हैं। तो ये प्रभाव डालते हैं आपके मानव व्यवहार पर, इसलिए ऑप्शन सी में से सही उत्तर आपका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें पूछा गया है कि मानव व्यवहार की अवधारणा में मनोवैज्ञानिक कारक क्या प्रभाव करते हैं। तो जो मनोवैज्ञानिक कारक हैं उनमें पूछा गया कि क्या प्रभाव जो है करते हैं, क्या प्रभावित करते हैं। तो पहला है जिनमें अनुवांशिक दिया गया था, जिनमें अनुवांशिकी, या बी दिया गया पर्यावरण, और सी है आपका जिसमें है व्यक्तिगत अनुभव, और डी दिया गया कार्य विचार और भावनाएं। तो मानव व्यवहार की अवधारणा में मनोवैज्ञानिक कारक का जो प्रभावित करते हैं वो कार्य विचार और भावनाएं पर जो है वो प्रभावित करते हैं। ऑप्शन डी आपका लगाएंगे सही उत्तर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और इसमें जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, मानव व्यवहार की खोज करते समय प्राथमिक फोकस क्या है। प्राथमिक फोकस आपको बताना है कि प्राथमिक जो फोकस है वो क्या है। चलिए जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। प्राथमिक फोकस इनमें से आपका क्या है। चलिए अगर हम ऑप्शन नंबर ए देखें तो जिसमें दिया गया है कि अनुवांशिकी, बी अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी आपका दिया गया है जिसमें कह रहा है कि पर्यावरण, ठीक है, बी आपका है पर्यावरण, और नेक्स्ट है व्यक्तिगत अनुभव। तो मानव व्यवहार की खोज करते समय जो प्राथमिक फोकस है वो है व्यक्तिगत अनुभव। इनमें से व्यक्तिगत अनुभव आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी आप लगाएंगे सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव व्यवहार को आकार देने में सामाजिक मानदंडों की क्या भूमिका है। तो व्यवहार को आकार देने में जो सामाजिक मानदंडों की भूमिका है वो हो जाएगी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका आपका इंपॉर्टेंट होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला है कि मानव व्यवहार प्रभावित होता है। तो मानव व्यवहार जो प्रभावित होता है अनुवांशिकी और पर्यावरण इन दोनों से प्रभावित होता है, इसलिए आंसर सी आपका राइट उत्तर इसमें से है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत व्यवहार में क्या शामिल है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा कि व्यक्तिगत व्यवहार में क्या शामिल है। तो ध्यान रखेंगे व्यक्तिगत व्यवहार में आपका जो शामिल है वो क्या कार्य विचार और भावना, ये इनमें तीनों इंक्लूड है, इसलिए ऑप्शन डी लगाएंगे। अगला है कि समूह का व्यवहार इससे प्रभावित होता है। तो समूह का व्यवहार जो प्रभावित होता है वो होता है व्यक्तिगत अनुभव और समूह गतिशीलता, इन दोनों से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत व्यवहार को आकार मिलता है। तो व्यक्तिगत जो व्यवहार है इनको आकार मिलता है व्यक्तिगत अनुभव और अनुवांशिकी इन दोनों से मिलता है, इसलिए आंसर आपका डी इसमें से सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समूह व्यवहार की क्या विशेषता है। तो समूह व्यवहार की जो विशेषता है वो है साझा बातचीत और उद्देश्य। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें जिसमें है पूछा गया है कि व्यक्तिगत व्यवहार और अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये दोस्तों किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ये व्यक्तिगत मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी आपका इसमें से सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है समूह व्यवहार में निर्णय लेने और बातचीत को क्या प्रभावित करता है। तो ये प्रभावित करता है समूह की गतिशीलता और मानदंड। ऑप्शन नंबर सी में से आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समूह व्यवहार व्यक्तिगत व्यवहार से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, समूह व्यवहार व्यक्तिगत व्यवहार से किस प्रकार भिन्न है ये आपको बताना है। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा आपका 17 नंबर का सी ऑप्शन, समूह व्यवहार में सामूहिक अंतःक्रिया शामिल होना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर प्रश्न, जिसमें है कि व्यक्तिगत व्यवहार में भिन्नता का क्या योगदान है। तो व्यक्तिगत व्यवहार में भिन्नता का जो योगदान है वो है अनुवांशिकी और पर्यावरण दोनों। ऑप्शन नंबर सी आप लगाएंगे राइट उत्तर। अगला है 19 नंबर प्रश्न, जिसमें है कि समूह व्यवहार को समझने का एक आवश्यक पहलू क्या है। तो याद रखेंगे दोस्तों कि समूह व्यवहार को समझने का जो एक आवश्यक पहलू है वो है
साझा उद्देश्यों और बातचीत पर विचार करना। ठीक है, चलिए आंसर सी आपका इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द व्यक्तियों द्वारा अपने आसपास बनाए गए व्यक्तिगत स्थान को संदर्भित करता है। पहला है इसमें निकटता, बी है आसन, सी है प्रोमैक्सिंग और डी दिया गया है सूक्ष्म अभिव्यक्तियां। तो करेक्ट उत्तर में से हो जाएगा निकटता। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें है कि सांस्कृतिक मानदंड प्रॉक्सिमिक्स को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, ये आपको बताना है। इसमें से सही उत्तर हो जाएगा वह व्यक्तिगत स्थान के लिए प्राथमिकताओं को आकार देते हैं। बी आंसर इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रॉक्सिमिक्स के संदर्भ में क्षेत्रीयता क्या है। प्रॉक्सिमिक्स में क्षेत्रता यहाँ पर पूछा गया कि क्षेत्रता क्या है। तो 50 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि व्यक्तिगत सीमाओं को रक्षा करना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में सही उत्तर आपका है। अगला है दोस्तों जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिया में प्रॉक्सिमिक्स का उदाहरण। तो प्रॉक्सिमिक्स का जो उदाहरण है वो है व्यक्तिगत स्थान प्राथमिकताएं। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें से आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें है कि विभिन्न संस्कृतियों के लोग प्रॉक्सिमिक्स के अलग अलग तरीके से कैसे समझ सकते हैं। तो अलग अलग जो तरीका है उसमें आपका सांस्कृतिक मानदंड व्यक्तिगत स्थान की अपेक्षाओं को आकार देते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें से सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रॉक्सिमिक्स में अतरंगी दूरी शब्द का क्या अर्थ है। अतरंगी दूरी शब्द का अर्थ इनमें से पूछा गया क्या है। तो इसका जो अर्थ है वह है व्यक्तिगत बातचीत बंद करें। अतरंगी दूरी यानी व्यक्तिगत जो बातचीत है उसको बंद करें। ये प्रॉक्सिमिक्स में अतरंगी दूरी का शब्द है। ऑप्शन बी आपका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें पूछा गया है कि प्रॉक्सिमिक्स भीड़ भाड़ वाले स्थान में संचार को कैसे प्रभावित करता है। तो ये प्रभावित करता है दोस्तों, लोग भीड़ में बड़ी निजी जगह पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर होगा। अगला है कि गैर मौखिक संचार में प्रॉक्सिमिक्स क्या भूमिका निभाता है। तो गैर मौखिक संचार में जो प्रॉक्सिमिक्स है वो भूमिका निभाता है या स्थानिक विचारों के माध्यम से मौखिक संचार को पूरक बनाता है। इसलिए आंसर नंबर सी आपका इसमें से सही उत्तर आपका होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है जिनमें पूछा गया है कि हैप्टिक्स इन पर्सनैलिटी का अध्ययन करता है। तो हैप्टिक्स इन पर्सनैलिटी का जो अध्ययन करता है वो है स्पर्श संचार। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सांकेतिक भाषा मुख्यतः किसके लिए प्रयोग की जाती है। चलिए जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो सांकेतिक भाषा जो प्रयोग की जाती है वो बधिर कम सुनने वाले व्यक्तियों के बीच संचार। ऑप्शन नंबर डी इसमें से आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांकेत भाषा बोली जाने वाली भाषाओं से किस प्रकार भिन्न है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इसका अपना व्याकरण और अविन्यास है, यानी चेहरे के हाव भाव का उपयोग करना। सांकेतिक भाषा बोली जाने वाली भाषा पूछा गया, या सांकेतिक भाषा अगर पूछा जाता कि सांकेतिक भाषा किस प्रकार की भाषा है तो आप या कैसे आप सांकेतिक भाषा को पहचानेंगे, तो आप बताएंगे कि चेहरे के हाव भाव का उपयोग करना। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि संकेत भाषा बोली जाने वाली भाषाओं से किस प्रकार भिन्न है। तो ये भिन्न इसलिए है कि इसका अपना व्याकरण और दूसरा दिया गया है कि वाक्य विन्यास है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे आप सही उत्तर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सांकेतिक भाषा में प्रयोग से सबसे अधिक लाभ किसे होता है। सांकेतिक भाषा के प्रयोग से सबसे अधिक लाभ किसे होता है। पहला है इनमें दिया गया है कि पूर्ण श्रवण क्षमता वाले, यानी कि जो पूर्णतया सुन सकते हो उनको, या जो गैर मौखिक संचार पसंद करते हैं, या बधिर या कम सुनने वाले व्यक्ति। तो जो बहरे हैं और कम सुनने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए सांकेतिक भाषा सबसे अधिक फायदेमंद या लाभ होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है जिनमें पूछा गया है कि क्रोमैटिक्स सामान्यतः
किसको संदर्भित करता है? तो ये संदर्भित करता है रंग की खोज। रंग की खोज को ये संदर्भित करता है। ऑप्शन बी लगाएंगे आप सही उत्तर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमेटिक्स किस क्षेत्र में प्रासंगिक है? तो याद रखेंगे दोस्तों, क्रोमेटिक्स जो क्षेत्र में क्रोमेटिक्स जो है वो किस क्षेत्र में प्रासंगिक है? तो ये प्रासंगिक है कला, डिजाइन और भौतिकी और संगीत में। ऑप्शन सी इसमें से सही उत्तर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दिया गया है कि क्रोमेटिक्स का व्यक्तित्व से क्या संबंध है? तो क्रोमेटिक्स का जो व्यक्तित्व से संबंध है वो है रंगों के मनोवैज्ञानिक भावनात्मक प्रभाव पर विचार करना। ऑप्शन नंबर आपका सी इस क्वेश्चन में राइट उत्तर होगा। अगला है कि क्रोनोमिक्स संचार के संदर्भ में क्या अध्ययन करता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, अध्ययन जो करता है ये समय की अवधारणा को अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर 20 में से आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम, क्वेश्चन नंबर आपका 80 और 80 नंबर प्रश्न है कि क्रोनोमिक्स सामाजिक अंतःक्रियाओं को समझने में किस प्रकार योगदान देता है? तो ये समझने में योगदान जो देता है ये अनुसूचियों के संगठन, समय की भूमिका की जांच करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचार प्रक्रिया में पहला कदम, इनमें से आपको बताना है कि संचार प्रक्रिया में पहला कदम क्या है? तो दोस्तों याद रखेंगे, संचार प्रक्रिया में जो पहला कदम है वो है एनकोडिंग करना। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की क्या भूमिका होती है? तो संचार प्रक्रिया में अगर हम बात करें प्राप्तकर्ता की, तो इनमें से जो भूमिका होती है वो होती है डिकोडिंग करना। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें से सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचार प्रक्रिया के किस घटक में वह भौतिक संसाधन सम्मिलित होते हैं जिनके माध्यम से संदेश प्रेषित किया जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों कि संचार प्रक्रिया के किस घटक में, अगर किस घटक की बात करें तो किस घटक में वह भौतिक साधन सम्मिलित होते हैं जिनके माध्यम से संदेश प्रेषित किया जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, चैनल के माध्यम से। चैनल के माध्यम से हम संदेश को प्रसारित करते हैं या प्रेषित करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि जब प्राप्तकर्ता संदेश पर प्रतिक्रिया प्रदान करता है तो इसे संचार प्रक्रिया में क्या कहा जाता है? तो संचार प्रक्रिया में इसको हम कहते हैं प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है चिंतन और विचारों को ऐसे रूप में अनुवादित करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है जिसे दूसरों द्वारा समझा जा सके? तो उसको दूसरों के द्वारा अगर जिसे समझा जा सके उसको क्या बोलते हैं? तो उसको दोस्तों याद रखेंगे बोलते हैं एकोडिंग करना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें है पूछा गया कि मौखिक संचार क्या है? मौखिक संचार क्या है? तो मौखिक संचार जो है हाव भाव और शारीरिक भाषा, ठीक है, या बोले गए या लिखित शब्द, चेहरे के भाव या उपरोक्त सभी। तो इनमें एग्जैक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि बोले गए या लिखित शब्द ये मौखिक संचार कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संचार का उदाहरण है? तो अशाब्दिक संचार का जो उदाहरण है दोस्तों वो है हाथ से इशारों का उपयोग करना। ये आपके अशाब्दिक संचार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि मानवीय अंतःक्रिया में अशाब्दिक संचार का क्या भूमिका निभाता है? तो अशाब्दिक संचार के अंतर्गत आता है यह मौखिक संचार का पूरक है। ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन में सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और 9 नंबर प्रश्न है कि मौखिक संचार में क्या शामिल है? मौखिक संचार में क्या शामिल है? तो दोस्तों याद रखेंगे इनमें जो शामिल है वो बोले गए या लिखित शब्द ये मौखिक संचार में सम्मिलित होते हैं। अगला क्वेश्चन है शोर या दूरी जैसे पर्यावरणीय कारकों के कारण किस प्रकार की बाधा उत्पन्न हो सकती है? तो याद रखेंगे दोस्तों जो बाधा उत्पन्न हो सकती है वो भौतिक बाधाएं कहलाती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न सांस्कृतिक मानदंडों और प्रथाओं के कारण प्रभावित संचार में क्या बाधा आ सकती है? तो जो बाधा आती है उसको हम कहते हैं सांस्कृतिक बाधा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आप लगाएंगे इसमें सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें है कि संदेश की व्याख्या को प्रभावित
करने वाली भावनात्मक स्थिति से किस प्रकार की बाधा जुड़ी हुई है। तो जो बाधा जुड़ी हुई है वो भावनात्मक बाधाएं इसमें जुड़ी हुई है, इसलिए ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न दृष्टिकोणों के कारण संचार अस्पष्टता में क्या बाधा आ सकती है। तो संचार बाधा में जो अस्पष्टता यहाँ पर पूछी गई आ सकती है वो आपका है अवधारणात्मक बाधा। अवधारणात्मक बाधा इनमें से सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन सी आप लगाएंगे सही उत्तर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचार में पराई भाषा किस पर ध्यान केंद्रित करता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, संचार में पराई भाषा जो ध्यान केंद्रित करता है वो भाषण के गैर मौखिक तत्व को ये केंद्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पराई भाषाई संकेतों का उदाहरण है। तो पराई भाषाई संकेतों का जो उदाहरण है दोस्तों वो हो जाएगा चेहरे के भाव, यानी ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें पूछा गया कि पराई भाषाई संचार में कैसे योगदान देता है। तो पराई भाषाई संचार में जो योगदान देता है वो है आपका गैर मौखिक तत्व के माध्यम से अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करके। ऑप्शन नंबर 20 में से आपका सही उत्तर है। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराई भाषाई में टोन, पिच, दर और वॉल्यूम क्या निभाते हैं। तो जो पराई भाषाई में टोन, पिच और दर, वॉल्यूम ये जो है ये निभाते हैं कि वह अर्थ और भावना व्यक्त करते हैं। ये जो निभाते हैं यानी कि ये अर्थ और भावना व्यक्त करते हैं, इसलिए सी आंसर में से सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि प्रभावी संचार में पराई भाषाई संकेतों को समझने से वृद्धि होती है। तो समझने से जो वृद्धि होती है वो बोले गए संदेशों की व्याख्या में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा में शब्दावली में क्या शामिल है। भाषा शब्दावली में जो शामिल है वो है ज्ञात और प्रयुक्त शब्दों का सेट, इसलिए आंसर नंबर 20 में से आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, जिसमें शब्दावली को भाषा दक्षता का एक प्रमुख घटक क्यों माना जाता है। तो शब्दावली को भाषा दक्षता का एक प्रमुख घटक इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें वाणी में तीव्रता जोड़ता है, या वाणी में तीव्रता जोड़ता है, यानी कि बी आंसर इनमें से सही उत्तर आपका होगा। चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है कि विचारों और धारणाओं को व्यक्त करने में शब्दावली क्या भूमिका निभाती है। तो विचारों और धारणाओं को व्यक्त करने में शब्दावली जो भूमिका निभाती है यानी कि इसका उपयोग विचारों और संप्रेषित करने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है भाषा में किसी व्यक्ति की शब्दावली में क्या सम्मिलित होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ज्ञात और प्रयुक्त शब्दों का सेट यही सम्मिलित होता है। भाषा में किसी व्यक्ति की शब्दावली में सम्मिलित होता है वो ज्ञात और प्रयुक्त शब्द का सेट होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि उच्चारण में दबाव क्या है। उच्चारण में दबाव क्या है। तो याद रखेंगे बोलने की गति। उच्चारण में दबाव जो है वो उच्चारण की गति है, इसलिए हम लगाएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दबाव किसी शब्द में उच्चारण को कैसे प्रभावित करता है। तो दबाव किसी उच्चारण में जो प्रभावित करता है वो है यह प्रत्येक शब्दांश को लंबा कर देता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लगाएंगे इनमें से सही उत्तर। चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और जिसमें है कि भाषा उच्चारण में दबाव को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। तो भाषा उच्चारण में दबाव को महत्वपूर्ण माना जाता है वो इसलिए माना जाता है क्योंकि यह वाणी में तीव्रता को जोड़ता है, इसलिए आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जिनमें है कि भाषण में दबाव किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो भाषण में दबाव जो व्यक्त किया जाता है वो केवल वॉल्यूम पर ध्यान केंद्रित करके दबाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कंपनी किस प्रकार के संचार में व्यक्तियों के साथ बीच साधा संपर्क शामिल होता है। तो बीच से यहाँ पर जो संचार है वो है पारस्परिक संचार। पारस्परिक संचार के माध्यम से व्यक्तियों के बीच सीधा संपर्क शामिल होता है। ऑप्शन नंबर बी आप लगाएंगे इसमें से सही उत्तर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें पूछा गया है कि संचार के मुखर होने का क्या मतलब है। तो संचार के मुखर होने का जो मतलब है वो है दूसरों का सम्मान करते हुए खुद को खुलकर और ईमानदारी से व्यक्तिगत करना, अभिव्यक्त करना। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे इसमें से सही उत्तर आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुखरता आक्रामकता से किस प्रकार भिन्न है। तो मुखरता जो आकारात्मकता से जो भिन्न है वह है कि मुखरता दूसरों का सम्मान करती है जबकि आक्रामकता उनकी राय की उपेक्षा करती है, इसलिए ऑप्शन बी में से सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य अंतःक्रिया में मुखरता किस प्रकार योगदान देती है। तो ये योगदान किस प्रकार देती है ये आपको बताना है। तो दोस्तों योगदान देती है अपने आप को खुले तौर पर और ईमानदारी से व्यक्त करके। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि सीमाएं निर्धारित करने में मुखरता क्यों महत्वपूर्ण है। तो सीमाएं निर्धारित करने में मुखरता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यक्तियों को दूसरों का सम्मान करते हुए अपनी ज़रूरतों को व्यक्त करने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सा शब्द संचार शैली का वर्णन करता है जो स्वयं को व्यक्त करने और दूसरों पर विचार करने को संतुलित करता है। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आक्रामक संचार की विशेषता क्या है। आपको बताना है आक्रामक संचार की विशेषता। तो दोस्तों याद रखेंगे जो आक्रामक संचार की विशेषता है वो है बातचीत पर जबरदस्ती और शत्रुतापूर्ण तरीके से हावी होना। बी आंसर आप लगाएंगे इसमें से आप सही उत्तर। चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो है आक्रामक संचार मुखर संचार से किस प्रकार से भिन्न है। तो याद रखेंगे दोस्तों आक्रामक संचार जो है वो मुखर संचार से भिन्न है। तो किस प्रकार से भिन्न है ये बताना है। तो यहाँ पर बी आपका आंसर हो जाएगा। आपका आक्रामक संचार दूसरों पर विचार किए बिना बातचीत पर हावी होता है जबकि मुखर संचार दूसरों का सम्मान करता है, इसलिए आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, कौन सा संचार शैली का उदाहरण करता है जो अप्रत्यक्ष रूप से नाराजगी या प्रतिरोध व्यक्त करता है। तो इनमें से हो जाएगा निष्क्रिय आक्रामकता। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें से सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 72 नंबर प्रश्न और इसमें पूछा गया कि सुनने के कौशल में क्या सम्मिलित है। तो सुनने के कौशल में जो सम्मिलित है वो संदेशों को सक्रिय रूप से प्राप्त करना और उनका जवाब देना। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें से राइट उत्तर होगा। चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें है कि संचार में प्रभावी श्रवण कौशल क्यों महत्वपूर्ण है। तो संचार में प्रभावी श्रवण कौशल जो महत्वपूर्ण है वो महत्वपूर्ण है वक्ता के दृष्टिकोण को समझाना और स्पष्ट संचार को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें है कि सुनने के कौशल के संदर्भ में केवल सुनने से परे क्या होता है। तो सुनने से जो परे हैं वो है वक्ता के दृष्टिकोण को समझना। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें से करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनने के कौशल संबंध बनाने में कौन योगदान देता है। तो इनमें जो योगदान देता है वो देता है सहानुभूति और समझ दिखा करके। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जिनमें पूछा गया कि प्रभावी श्रवण का मुख्य पहलू क्या है। तो प्रभावी श्रवण का जो मुख्य पहलू है वो है उचित फीडबैक और प्रतिक्रिया प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर है। चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है इनमें संचार में प्रश्न पूछने के कौशल का प्राथमिक उद्देश्य पूछा गया था कि संचार में प्रश्न पूछने के कौशल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो प्राथमिक जो उद्देश्य है दोस्तों वो है जानकारी इकट्ठा करना और समझने में सुविधा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर आपका इसमें से सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि सक्रिय रूप से सुनने में जो प्रश्न पूछने का कौशल है वो कैसे योगदान देता है। तो ये योगदान देता है दोस्तों चर्चा को बढ़ावा देकर और विचारों की खोज करके। ऑप्शन सी इसमें से आपका सही उत्तर होता है। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटी बातचीत के
विषयों को प्राथमिक फोकस क्या है। छोटी बातचीत के विषय का जो प्राथमिक फोकस है वो पूछा गया है। तो छोटी बातचीत के विषय का जो प्राथमिक फोकस है वो है सार्वभौमिक रूप से संबंधित और गैर विवादास्पद विषय। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है ईमेल लेखन में विचार करने योग्य जो प्रमुख तत्व हैं वो क्या है। तो ईमेल लेखन में विचार करने योग्य प्रमुख जो तत्व है वो आपका है अस्पष्टता, संक्षिप्तता और व्यावसायिकता। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका सही उत्तर होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है जिनमें है ईमेल लेखन में अस्पष्टता क्यों महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों याद रखेंगे ईमेल लेखन में अस्पष्टता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करने के लिए कि संदेश आसानी से समझ आ सके। ऑप्शन सी इसमें से सही उत्तर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईमेल लिखने में व्यावसायिकता का क्या भूमिका निभाती है। तो ईमेल लेखन में व्यावसायिकता जो भूमिका निभाती है वो एक सम्मानजनक और व्यवसाय उपयुक्त दृष्टिकोण बनाए रखना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर होगा। इस क्वेश्चन में सी सही है आपका उत्तर। अगला है दोस्तों कि ईमेल लेखन में फॉर्मेटिंग के लिए सामान्य विचार। ईमेल लेखन में फॉर्मेटिंग के लिए सामान्य विचार क्या है। तो इसमें से ध्यान रखेंगे इनमें जो सामान्य विचार है वो है स्पष्ट शीर्षक और बुलेट बिंदुओं के साथ सामग्री को व्यवस्थित करना। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिनमें पूछा गया है कि प्रभावी ईमेल लेखन में संक्षिप्तता कैसे योगदान देती है। तो प्रभावी ईमेल लेखन में जो संक्षिप्तता है वो योगदान देती है संदेश को स्पष्ट और संक्षिप्त तरीके से संप्रेषित करके। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल लेखन में उचित अभिवादन और साइन आप का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों याद रखेंगे सम्मानजनक लहजा और पेशेवर शिष्टाचार बनाए रखना, ये आपका सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन था कि ईमेल लेखन में उचित अभिवादन और साइन आप का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य ये है कि सम्मानजनक लहजा और पेशेवर शिष्टाचार बनाए रखने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में लगभग हमने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको मैंने करा दिया है। ये वीडियो आप जरूर देख करके जाइएगा। और इसके पहले हमने एक मॉडल सॉल्व पेपर दिया है जो आपके यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। अभी हाल ही में मैंने एक मॉडल पेपर दिया था 100 क्वेश्चन का, तो आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर मैंने बनाया है। अगर आप ये दोनों वीडियो देख करके जाते हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो 100% जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो यहीं से देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए, ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए इसका तो ये मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।